संधि, व्यंजन संधि झलाम जस झसी, अर्थात अंतस्थ और अनुनासिक वर्ण को छोड़कर किसी भी व्यंजन वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण आवे तो पूर्व पद जो वर्ण हैं, पूर्व पदांत वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाते हैं। अर्थात प्रथम वर्गीय स्थाने तृतीय वर्णस वर्णम भवति। कहा गया कि अंतस्थ या अनुनासिक वर्ण को छोड़कर किसी भी व्यंजन वर्ण के बाद यदि किसी वर्ग का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण आवे तो प्रथम पूर्व पदांत व्यंजन अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे जगदीशः। तो इस तरह से हम देख रहे हैं और भी देख लीजिए। ये तिर्यक गच्छति। इसके बाद दूसरा है यरोनुनासिके नासिकोवा। अर्थात कहा गया है कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि कोई अनुनासिक वर्ण आवे, यानी किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आवे, य म ङ ण न म, इनमें से कोई भी वर्ण आवे, पूर्व पद के अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण रहे और उसके बाद यदि कोई अनुनासिक वर्ण आवे तो पूर्व पदांत व्यंजन अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। इसका यही कहना है। जैसे
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि तत् तो पूर्व पद के अंत में तो आया है तवर्ग का प्रथम वर्ण, और उसके बाद मो अनुनासिक वर्ण है। तो इस स्थिति में तो के स्थान पर यह अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में नो हो गया है, तो तन्मयम हुआ। उसी तरह यहाँ भी एतत् जोर मुरारी में तो पूर्व पद के अंत में जो है तो हलंत, उसके स्थान पर नो हलंत हो गया है, एतन मुरारी। वाक जोरमयम, क है पूर्व पदांत व्यंजन, उसके बाद मो आया है, तो क के स्थान पर इसका पंचम वर्ण ङ हो गया है। चित्त जोर माया, यहाँ भी पूर्व पदांत व्यंजन तो हलंत है, उसके बाद मो आया है, तो ये हो गया है तो का पंचम वर्ण नो, चिन्मय। इस तरह से ये सूत्र इस तरह की बात बनाता है। यही दो सूत्र व्यंजन संधि में पढ़ना है, उसके बाद आप विसर्ग संधि में देखेंगे। इसमें पहला विसर्गस्य उत्वम। विसर्गस्य उत्वम कहता है कि विसर्ग का ऊ हो जाता है, यानी विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले यदि अ रहे और विसर्ग के बाद भी अ रहे, तो विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। जैसे हम देख रहे हैं सह जोर अपि, यहाँ इस विसर्ग के पहले सौ में अ है और विसर्ग के बाद अपि का अ है, इसलिए इस विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। अब इसको हम लिख सकते हैं सौ हलंत प्लस अ प्लस ऊ बराबर। अब ये इस दोनों में संधि होती है, तो ये हो जाता है अ प्लस ऊ इक्वल टू ओ, ये बनता है ओ। और तब यह ओ यहाँ आता है और तब ये बनता है सो। उसके बाद ये अपि जो है, इसका अ को दिखाने के लिए अवग्रह अ की व्यवस्था की गई है। यहाँ अवग्रह अ हो जाता है और तब फिर ये होता है पी, तो ऐसा हो जाता है। इसी को कहते हैं उत्व होना, विसर्ग का उत्व हो जाना। उसी तरह कह जोर अपि, कोपि इत्यादि होता है। ये विसर्गस्य उत्वम की बात हुई। अब विसर्ग के स्थान पर तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ और दंत सौ का होना।
सबसे पहले तालव्य श की बात आती है। कहता है कि पूर्व पद के अंत में विसर्ग रहे और उसके बाद यदि तालव्य श आवे अथवा च, छ, ज, झ यों में से कोई भी वर्ण आवे यानी चवर्ग आवे तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य श हलंत हो जाते हैं। जैसे हरिः जोर चरति, यहाँ विसर्ग है पूर्व पद के अंत में और उसके बाद च आया है, इसलिए इस विसर्ग का तालव्य श हलंत हो जाएगा तो बन जाएगा हरिश्चरति। ये इसका विसर्ग हो जाता है तो ये हो जाएगा रामश्चेते। अब जो है इस तरह की बात फिर विसर्गस्य स्थाने मूर्धन्य श, तो इसमें कहा गया कि यदि विसर्ग के बाद मूर्धन्य श अथवा ट, ठ, ड, ढ, ण में से कोई वर्ण आवे तो विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अब इस विसर्ग का मूर्धन्य स होगा क्योंकि बाद में मूर्धन्य स आया है, इसलिए ये हो जाएगा ये हुआ मूर्धन्य श का बदलना। इसके बाद दंत स, दंत स के विषय में कहा गया कि यदि विसर्ग के बाद दंत स आवे अथवा त, थ, द, ध, न में से कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान पर दंत स हलंत हो जाते हैं। जैसे
यहाँ देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद तो आया है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, दंत सौ हलंत हो जाएगा। ये समझ गए। अब जो है ये विसर्ग संधि में आपको दो ही पढ़ना है, दो के बाद आपका ये समाप्त होता है। अब जैसे इसके लिए हम फिर से और भी दे सकते हैं उदाहरण। ये हो गया, ये व्यंजन संधि का और विसर्ग संधि का, यही दो दो आपको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है।